डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट दो टॉपिक पढ़े। एक टॉपिक ऐसा था जिसमें हमने मेंडल और मेंडल के बैकग्राउंड के बारे में स्टडी किया, और फिर उसी टॉपिक में हमने देखा कि मेंडल ने कौन कौन से कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी किया हुआ था। इसके बाद हम एक स्टेप आगे बढ़े, फिर हमने मेंडल के एक्सपेरिमेंट को अच्छे से स्टडी किया। मेंडल ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, चाहे वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, चाहे वो डाईहाइब्रिड क्रॉस था, और कौन कौन से लॉज उसने दिए, और उसमें से कौन सा लॉ ऐसा था जो यूनिवर्सली वैलिड किया गया। क्योंकि मेंडल ने अपने लॉज में ये कहा था कि वो वाले जीन जो डिफरेंट कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ये सेग्रीगेट करते हैं इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। राइट, आपको याद हो तो जब हमने स्टडी किया था तो हमने वहाँ कैरेक्टर लिया था राउंड सीड, ठीक, और वो राउंड सीड का जो कलर था वो कौन सा था, येलो कलर का। राइट, तो राउंड सीड था लेकिन येलो कलर, और दूसरी साइड था रिंकल सीड, और उसका जो काटेलेडन था वो कौन सा था, ग्रीन वाला। राइट, तो हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस करके देखा, और उसके एक्सपेरिमेंट में हमें पता चला कि भाई F1 जनरेशन में डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस करता है, और F2 जनरेशन में ओरिजिनल वाला भी रहता है, दोनों एंड पे डोमिनेंट और रिसेसिव, और हाइब्रिड भी प्रोड्यूस होते हैं। और रेशो डाईहाइब्रिड क्रॉस में 9:3:3:1 आ रही थी, और मोनो हाइब्रिड क्रॉस में 3:1 आ रही थी। लेकिन क्या जो मेंडल ने बोला था कि कैरेक्टर हमेशा सेग्रीगेट करते हैं, मतलब वो जीन जो कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं वो हमेशा सेग्रीगेट हो जाते हैं इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, क्या वो यूनिवर्सली वैलिड है? अगर यहाँ पर समझाऊं तो जैसे मेंडल ने कहा था कि भाई ये जो कैरेक्टर है, ठीक, तो राउंड सीड वाला और येलो कार्टिलेडन, ये दो कैरेक्टर जो हैं ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक, तभी हमारा कॉम्बिनेशन क्या बन रहा था, आपने जब डाईहाइब्रिड क्रॉस देखा होगा तो आपके पास ये अलग अलग कॉम्बिनेशन बन रहे थे। आर के साथ कैपिटल वाई भी आ सकता था, या फिर आर के साथ स्मॉल वाला वाई भी आ सकता था। तो ये आर के साथ स्मॉल वाला वाई तभी आएगा जब कैपिटल वाला वाई इसे छोड़ के चला जाएगा। तो इन्हीं एक्सपेरिमेंट को करते हुए हमें पता चलता है कि यूनिवर्सली जो वैलिड है एज पर मेंडल ने, उसकी भी एक्सेप्शंस है। और वो क्या एक्सेप्शन थी, किसने प्रपोज की हुई, उस एक्सेप्शन को क्या कहते हैं, वो आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लंबा होगा तो अगेन मैं आपको बता देता हूँ, इसे हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो आज आधा टॉपिक पढ़ेंगे और इसके आगे वाले में हम इसका आगे वाला हिस्सा पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक को शुरू करने से पहले हम बात करते हैं कि जीन की। मेंडल के टाइम पे तो जीन टर्म थी नहीं, लेकिन आज के टाइम पे हमें पता है कि जीन ही है जो हमारे करैक्टर को कंट्रोल करता है। और ये जीन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम में। राइट, ये तो सबको पता है कि ये जो क्रोमोसोम होता है, ठीक, इस क्रोमोसोम के अंदर क्या होगा, डीएनए होगा। चलो मैं यहाँ से थोड़ा सा ऐसे करके दिखा देता हूँ कि ये इसके अंदर है डीएनए डबल स्टैंडर्ड। और ये जो डीएनए है अगर हम इसे देखें तो इस डीएनए के ऊपर बेस पेयर लगे होते हैं, और आपको पता ही है बेस पेयर कौन से होंगे, ए सी टी जी। और जीन हम किसे बोलते हैं, वो वाले न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर जो एक स्पेसिफिक पेप्टाइड चेन को बनाने में हेल्प करते हैं। मतलब कि ये एक एमआरएनए बनाएंगे, वो एमआरएनए ट्रांसलेशन में जाके एक स्पेसिफिक पेप्टाइड चेन बना सके। तो वही वाले द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट इनकोड फॉर ए पर्टिकुलर
अमीनो एसिड आर ए पेप्टाइड इज कॉल्ड एज ए जीन। सिर्फ वही वाले सीक्वेंस, वो वाले सीक्वेंस जो ACTG तो है लेकिन वो अमीनो एसिड या पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड चेन को नहीं बनवा सकती, उसे हम जीन नहीं बोलते, राइट। तो इसका मतलब डीएनए में दो कंपोनेंट होते हैं, जीन वाला और नॉन जीनिक पोर्शन वाला। तो हम जो है वो कन्फाइन करेंगे जीन के पोर्शन में। जीन फॉर डिफरेंट कैरेक्टर जो होते हैं वो आइदर सिचुएटेड होते हैं इन द सेम क्रोमोसोम या फिर डिफरेंट क्रोमोसोम में हो सकते हैं, वो तो 100% है। अब हमारे अंदर जो एक सेल के अंदर 46 जो है वो क्रोमोसोम होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि हो सकता है कि एक पर्टिकुलर ट्रेड के जो जीन है वो एक में भी हो सकते हैं और या फिर वो अलग अलग क्रोमोसोम में। लेट्स से कि जो आपकी हाइट का जीन है वो नंबर 1 क्रोमोसोम में हो, जो आपके ईयर का जीन है वो नंबर 2 क्रोमोसोम में हो, और यहाँ ये भी हो सकता है कि हाइट और ईयर का जीन सेम क्रोमोसोम में हो। फिर जीन लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम, जो जीन एक ही क्रोमोसोम में होते हैं वो ट्राई करते हैं हम इकट्ठे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएं, और ऐसे जीन को हम लोग लिंक्ड जीन कहते हैं, और इन सारे ग्रुप ऑफ जीन को हम लिंकेज ग्रुप कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना के थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। सोचिए ये एक आपका क्रोमोसोम है, राइट, और इस क्रोमोसोम के ऊपर आपके पास यहाँ पर है एक जीन ये वाला, दूसरा जीन ये वाला, तीसरा जीन ये वाला, चौथा जीन ये वाला। तो क्या था, चूंकि क्रोमोसोम ही एक है तो आपको पता है कि एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन तो जो क्रोमोसोम है एक दूसरे से दूर जाते हैं, राइट। चूंकि ये एक ही क्रोमोसोम है, इसके जीन तो आधे ऊपर जाएं आधे नीचे जाएं, वो कम चांस है। हाँ, क्रॉसिंग ओवर में जा सकते हैं, वो भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन एज सच इनकी टेंडेंसी होती है कि हम इकट्ठे इकट्ठे रहें, राइट। और ऐसे जीन जो ट्राई करते हैं हम इकट्ठे रहें, उन कलेक्टिव जीन्स को हम लोग लिंकेज ग्रुप कहते हैं। द लिंक जीन आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, वो वाले लिंक जीन जो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो सिंटैनिक होते हैं, राइट। अब किसने ये कंसेप्ट निकाला था कि लिंक जीन होंगे जो इकट्ठे जा सकते हैं? तो बेसिकली क्या था कि मेंडल के वर्क से प्रभावित होकर बैटसन और पुनिट, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हुआ था, और वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया लेथायरस ओडोरेटस प्लांट के ऊपर, राइट, जिसे हम स्वीट पी भी कहते हैं। इन्होंने क्या कंसीडर किया, इन्होंने बोला जैसे मेंडल ने डाईहाइब्रिड क्रॉस किया था, हम भी इसके ऊपर डाईहाइब्रिड क्रॉस करेंगे, और जो कैरेक्टर हम दिमाग में रख के चलेंगे वो होगा पर्पल फ्लावर, और उस फ्लावर में लॉन्ग पोलन है, और दूसरी जो इसकी स्पीशीज थी जहाँ वैरायटी थी तो उसमें रेड कलर के फ्लावर थे लेकिन उसके पोलन राउंड है, ठीक। तो मेंडल का अगर आप एग्जांपल लेके चलिए तो सोचिए मेंडल ने अगर येलो सीड, ठीक, अगर उसने येलो सीड के बारे में बोला था तो राउंड सीड थे और येलो कॉटिलेडन, सॉरी, तो मेंडल ने राउंड सीड और येलो कॉटिलेडन, जब दो करेक्टर को पढ़ा उसने ये वाले करेक्टर लिए, तो इन्होंने बोला कि हम भी दो करेक्टर लेके चलेंगे लेकिन हमारे जो करेक्टर होंगे वो फ्लावर के कलर और पोलन के ग्रेन के जो साइज है उसके हिसाब से। तो उन्होंने क्या देखा कि फ्लावर का कलर या तो आपके पास रेड कलर का है या पर्पल कलर का है, दूसरा पोलन ग्रेन या राउंड है या लॉन्ग है। तो चलिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके हम देखते हैं। जो F1 जनरेशन थी वो तो सारे पर्पल निकले, तो यहाँ से हमें पता चल रहा था कि भाई पर्पल वाला डोमिनेंट होगा। बट जो F2 जनरेशन थी, यहाँ पर रिजल्ट मेंडल के केस में 9:3, मेंडल के केस में रिजल्ट आया था 9:3:3:1, ये मेंडल का रिजल्ट था F2 जनरेशन का, राइट। लेकिन इसका रिजल्ट जो था वो कुछ और ही आया, इसका रिजल्ट था 11:1:1:3। तो ये हैरान हो गई, ये कैसे हो सकता है, मतलब हमारा जो रिजल्ट है वो मेंडल से डाइवर्टेड क्यों निकला? F1 जनरेशन का तो सेम ही है
लेकिन F2 जनरेशन का रिजल्ट हमारा सेम नहीं रहा। तो पहला तो इन्होंने एनालाइज किया कि भाई फ्लावर का कलर जो है डोमिनेंट होगा, राइट, तो लॉन्ग पोलन वाले। तो चलो इसके ऊपर हम फिलहाल बात को रोक देते हैं। F1 जनरेशन में इन्होंने बोला कि क्या हो सकता है, PPLL को क्रॉस किया होगा तो ये बन गया होगा PPLL, ठीक। और सारे जो फ्लावर थे वो पर्पल कलर के थे और लॉन्ग पोलन थे, क्योंकि पर्पल कलर डोमिनेंट था। लेकिन जब इन्होंने यहाँ पे दिखाते हैं, जब इन्होंने सेकंड बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया सेल्फिंग करके, तो वहाँ पर इन्होंने देखा कि जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो नहीं है, ठीक। बेस्ड ऑन डैट इनको लगा कि ये जो करेक्टर हैं ये तभी ऑड रिजल्ट शो कर सकते हैं जब ये एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे, ठीक है। मैं पिछली स्लाइड में आके बताता हूँ कि देखिए 9 की जगह अगर 11 आ रहा है और 3 की जगह 1 आ रहा है और यहाँ 3 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 ज़्यादा आ रहे हैं प्योर वाले, जहाँ पे 2 हाइब्रिड वाले कम आ रहे हैं। तो हाइब्रिड कम होते जा रहे हैं, प्योर वाले ज़्यादा होते जा रहे हैं। और प्योर वाले ज़्यादा तभी होंगे जब वो इकट्ठे इकट्ठे रहना पसंद करते होंगे, राइट। मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश फिर से करता हूँ कि सोचिए ये था मेंडल का, और मेंडल ने बोला हुआ है 9:3:3:1, और ये बोलता है कि भाई 11:1:1:3। ये आपको पता है 9 क्या थे, प्योर डोमिनेंट वाले, 1 कौन सा था, प्योर रिसेसिव वाला, और ये 3 और 3 कौन से थे, जो हाइब्रिड थे। अब यहाँ पर डोमिनेंट वाला 11 आ रहा है, मतलब 9 से तो ज़्यादा ही हो गया। यहाँ पर प्योर रिसेसिव वाला भी ज़्यादा आ रहा है, मतलब 1 से ज़्यादा ही आ रहा है। और हाइब्रिड वाले जो मिक्स करेक्टर वाले वो कम हो रहे हैं। इसका मतलब अलील एक दूसरे को छोड़ना ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे, छोड़ रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, लेकिन इतना फेवरेबल नहीं जैसे कि मेंडल के केस में हुआ था। तो बेस्ड ऑन डैट इन्होंने बोला कि ये जीन पक्का लिंक्ड होंगे। क्या होंगे, लिंक्ड, राइट। फिर उन्होंने बोला फिर मेंडल के टाइम पे ये अलग क्यों हो रहे थे। तो इन्होंने ये एनालाइज किया कि हो सकता है कि मेंडल के केस में जो 2 ट्रेड थे, लेट्स से ए जो है वो कंट्रोल करता था राउंड सीड और बी कंट्रोल करता था येलो कॉटिलेडन। ये दोनों ट्रेड अलग अलग क्रोमोसोम में थे, और ये हो गया आपका रिंकल सीड और ये हो गया ग्रीन कॉटिलेडन। चूंकि ये डिफरेंट क्रोमोसोम में थे, अलग अलग क्रोमोसोम में थे, तो आपको पता है कि फादर की साइड से हमें आधे क्रोमोसोम आते हैं, आधे मदर की साइड से। तो हो सकता है फादर की साइड से ये भी आ सकता है और इसके साथ ये भी जा सकता है, और मदर की साइड से ये भी जा सकते हैं इकट्ठे, कैसे भी। तो चूंकि ये एक दूसरे से दूर थे, तो कोई फिजिबिलिटी नहीं है कि जरूरी है ये दोनों इकट्ठे जाएं, राइट। इनकी सेग्रीगेशन जरूरी, इनकी सेग्रीगेशन पूरी पॉसिबिलिटी थी एक दूसरे से दूर जाएंगे, ये इंडिपेंडेंट टू ईच अदर रहेंगे। लेकिन जो दूसरा केस था लिंक्ड वाला, उसमें ऐसा नहीं था। तो चलो पहले मेंडल की ही बात कर लेते हैं आपको अच्छे से समझाने के लिए, जो कि अब इस स्लाइड में बनाया भी है दिखाने के लिए। तो ये लिखा हुआ जीन ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। तो अगर जीन दूर दूर होंगे तब भी वो इंडिपेंडेंट टू ईच अदर जा सकते हैं, राइट। सोचिए ये फादर की साइड से है, तो फादर के पास 46 क्रोमोसोम है, ये नंबर 1 क्रोमोसोम है। तो नंबर 1 क्रोमोसोम में ये लंबी हाइट का है, ठीक है, जोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ। और ये छोटी हाइट का है, नंबर 1 क्रोमोसोम में ही है, ठीक है। तो फादर का लंबी हाइट वाला एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन छोटी हाइट वाला एक्सप्रेस नहीं कर रहा। ये फादर का दूसरा है कलर ऑफ द बॉडी। तो ये गोरा कलर का है और ये ब्लैक कलर वाला है। गोरे कलर वाला एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन ब्लैक वाला नहीं एक्सप्रेस कर रहा। कहता है जब गैमेट बनेंगे तो जरूरी नहीं है कि ए वाला बी के साथ जाए, क्योंकि ये क्रोमोसोम ही अलग है। तो लंबी हाइट काले रंग के साथ भी जा सकती है, छोटी हाइट गोरे रंग के साथ भी जा सकती है, एंड वाइस वर्सा। कहते हैं ये तो एक कंडीशन है। मेंडल की दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि उसमें जो जीन थे, चाहे वो एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट हो, बट वो दूर दूर प्रेजेंट थे, ठीक। अब दूर दूर प्रेजेंट होने से क्या होता है कि आपको पता है एक चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो वो क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, और जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो उनकी सेग्रीगेशन हो सकती है। जैसे कि मेंडल के मुताबिक सोचिए एक जीन इधर है, दूसरा जीन इधर है। अगर मेंडल नहीं तो आम केस कर लीजिए, और ये दूसरा क्रोमोसोम है जिसमें एक जीन इधर है तो एक जीन इधर है, राइट।
तो लिंक्ड जीन में ये दोनों ए और बी इकट्ठे रहेंगे, लेकिन मेंडल केस में ये इकट्ठे नहीं रहे। तो उसने बोला जहाँ तो ये अलग अलग क्रोमोसोम में होंगे या फिर ये एक ही क्रोमोसोम में होंगे, बट इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो सकती होगी, सो डैट कैरेक्टर सेग्रीगेट कर जाए। तो सोचिए स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी रहना चाहिए लिंक्ड जीन में, लेकिन मेंडल के केस में नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? देखिए क्रॉसिंग ओवर हुई तो कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ चुका है और इधर स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी आ चुका है। तो इट मीन्स जब भी जीन अलग क्रोमोसोम में हो या फिर जीन एक ही क्रोमोसोम में हो लेकिन एक दूसरे से काफ़ी दूर हो, तो वो जीन एक दूसरे से दूर जा सकते हैं। वो जीन जो डिफरेंट कैरेक्टर कंट्रोल कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट टू ईच अदर एक दूसरे से दूर जा सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर वो जो जीन है दे आर कंट्रोलिंग डिफरेंट कैरेक्टर्स, अगर वो बिल्कुल पास पास है, देखिए इतनी पास आ चुके हैं और ये भी इतनी पास आ चुके हैं, तो इतनी पास आने की वजह से इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर की जगह ही नहीं बचती। तो इट मीन जब भी ये पॉसिबिलिटी होगी, और ज़्यादा पॉसिबिलिटी क्या जगह क्या बचती, मतलब कि क्रॉसिंग ओवर होगी भी ना तो बड़े माइनर केसेस में होगी, ऐसा नहीं एब्सोल्युटली नहीं हो सकती, होगी तो बड़ा कम। तो कितनी क्रॉसिंग ओवर हो सकती है वो हम लिंकेज मैप बनाते हैं, वो बाद में डिस्कस किया जाएगा। तो ग्रेटर द स्पेस बिटवीन द टू जीन, ग्रेटर इज द प्रोबेबिलिटी कि वो जीन इंडिपेंडेंट टू ईच इधर सेग्रीगेट करे। स्मॉलर द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन एंड स्मॉलर और लेसर विल बी द प्रोबेबिलिटी कि जीन जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो, मतलब उनकी पॉसिबिलिटी इकट्ठे रहने की बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए 48% चांस है, बेहद ज़्यादा चांस है 48% कि जीन इकट्ठे रहे। 2% चांस है कि ए और स्मॉल बी का कॉम्बिनेशन हो, राइट, ये 2% है। और फिर स्मॉल ए और स्मॉल बी का 2% चांस है। फिर से 48% चांस है ए और बी इकट्ठे रहे स्मॉल वाले। तो आप देखिए कि कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, राइट, तो ये क्या है, ये ट्राई कर रहे हैं हम इकट्ठे रहेंगे, हम एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे। और बड़ा माइनर केसेस है कि भाई ये एक दूसरे से दूर जाए। दैट इज द रीज़न जब वैटसन और पुनेट ने एक्सपेरिमेंट करके बनाया और मैथमेटिकली कैलकुलेट किया तो ये रियलाइज कि ये प्रोबेबिलिटी तभी बन सकती है मेंडल के एक्सपेरिमेंट से डेविएशन की, कि यहाँ पर प्योर डोमिनेंट और प्योर रिसेसिव की वैल्यू मेंडल से कहीं गुना ज़्यादा आए और हाइब्रिड की वैल्यू मेंडल से कहीं गुना कम आए। वो तभी पॉसिबिलिटी है जब जीन एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे, राइट। तो ये बच्चे आप यहाँ पर भी देख लीजिए, तो ये देखिए जो जीन पास पास थे तो इनकी प्रोबेबिलिटी सेग्रीगेट करने की कम हो रही है, राइट। तो थोड़ा सा हम फिर से एक बार गो थ्रू में जाएंगे। और ये गो थ्रू में क्या था, सबसे पहले हमने जीन के बारे में डिस्कस किया कि भाई जीन होता क्या है। जीन सीक्वेंस ऑफ द डीएनए दैट इनकोड फॉर ए पर्टिकुलर पेप्टाइड इज कॉल्ड एज जीन, जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाए, राइट, जहाँ इनकोड फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ये जीन जहाँ तो सेम क्रोमोसोम के ऊपर भी हो सकते हैं, जहाँ डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर भी हो सकते हैं और इकट्ठे जा सकते हैं। ये जो मल्टीपल जीन हैं जो कंट्रोल करते हैं डिफरेंट कैरेक्टर को, इन जो इकट्ठे रहना भी पसंद करते हैं उनको हम लिंकेज ग्रुप कहते हैं। जैसे आपकी क्लास में 3-4 बच्चे हैं, वो कभी साथ नहीं छोड़ता, मार भी उनको इकट्ठी पड़ती है, स्कूल से भागते भी वो इकट्ठे हैं और बैठते भी डेस्क के सबसे लास्ट में जाके इकट्ठे हैं, तो वो उनका एक लिंकेज ग्रुप है, राइट। और वो जो सेम क्रोमोसोम के प्रेजेंट होंगे उनको हम सिंटैनिक भी बोलते हैं। फिर हमने बोला कि भाई लिंकेज का अल्टीमेटली किसने प्रपोज किया था, तो लिंकेज के बारे में सबसे पहले जो पता चला था वो वैटसन एंड पुनेट को पता चला था। अब वैटसन और पुनेट को कैसे पता चला, क्योंकि इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो इनको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाहते थे बट दे वर नॉट श्योर अबाउट कि हमारी डेविएशन आएगी, लेकिन इन्होंने जब अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया बेस्ड ऑन 2 कैरेक्टर, कलर ऑफ द फ्लावर एंड पोलन की लेंथ के ऊपर, पोलन के साइज के ऊपर, तो इनको डेविएशन मिली। और वो जो डेविएशन मिली हुई थी, राइट, वो टोटली डिफरेंट थी जो कि मेंडल ने प्रपोज की हुई थी।
क्योंकि मेंडल की डेविएशन इनसे अलग आ रही थी, तो इनको लगा कि भाई ये वाले जो जीन है ये लिंक्ड जीन है, ठीक। और इन्होंने लिंक्ड जीन के लिए क्या बोला, कहते हैं हम लिंक्ड जीन का कंसेप्ट बाद में समझाएंगे, पहले आप ये सोच के रखिए कि मेंडल के केस में क्या होने की पॉसिबिलिटी है। तो कहते हो सकता है कि मेंडल के जो जीन थे, जो इन्होंने बोले थे कि राउंड सीड है और येलो कॉटिलेडन है, मैं बार बार एक ही एग्जाम्पल को दे रहा हूँ, तो ये जो है या तो ये जीन डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर थे या फिर एक ही क्रोमोसोम के ऊपर हो सकते हैं, बट वो क्या कर रहे थे, वो दूर दूर होंगे, राइट। तो जब भी ऐसी चीज होती है, तो अगर डिफरेंट क्रोमोसोम में होंगे तो ऑब्वियसली बात है क्रोमोसोम एक दूसरे के बिना सेग्रीगेट करेंगे ही करेंगे। अगर वो सेम क्रोमोसोम के ऊपर होंगे तो क्रॉसिंग ओवर हुई होगी, तो एक दूसरे से अलग होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। लेकिन कहता कि हमारे केस में क्या हुआ, हमारे केस में डेविएशन तभी आने की पॉसिबिलिटी है कि जब वो वाले जीन है वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है और वो बिल्कुल एक दूसरे के पास में प्रेजेंट है, राइट। आप देखिए जैसे कि ये था, तो ये बिल्कुल एक दूसरे के पास प्रेजेंट है। चूंकि ये बिल्कुल एक दूसरे के पास प्रेजेंट है, तो इनका एक दूसरे से दूर जाने की पॉसिबिलिटी, रिलेटिविटी क्या है, कम है तो है पॉसिबिलिटी लेकिन काफ़ी कम है, जिसकी वजह से एक्सट्रीम लेवल पर जो प्योर होते हैं, ये प्योर डोमिनेंट और ये प्योर रिसेसिव, इनकी रेशो बढ़ जाती है, और जो हाइब्रिड की रेशो होती है वो कम हो जाती है। तो ये एक कंसेप्ट था जो मैंने पार्ट 1 में आपको समझाने की कोशिश की है। अगले वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि लिंक्ड जीन की टाइप्स क्या होती हैं और इसके सिग्निफिकेंस क्या है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं, राइट। तो होपफुली बच्चे आपने इसे अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। एनी क्यूरी होगी तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू बच्चे।